नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। गलवान वैली में भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई, उसके बाद लोग ये भूल ही गए कि देश में कोरोना का संकट भी चल रहा है और ये बहुत गंभीर होता जा रहा है। इसकी गंभीरता कितनी है, इसको समझने के लिए हमें आंकड़ों को देखना होगा और मैं एक बार आंकड़ों पर आपका ध्यान दिलाता हूं कि अब तक जो जांच हुई है उसके हिसाब से करीब 4.25 लाख लोग देश में संक्रमित हो चुके हैं। करीब 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में, अकेले दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या जो है 60,000 से पार हो चुकी है। अस्पतालों में जगह नहीं, लोग भटक रहे हैं। एक तरफ सरकारें कह रही हैं कि बड़े बड़े अस्पताल खोले जा रहे हैं, स्टेडियम में, किसी कीर्तन भवन में अस्पताल खोला जा रहा है, लेकिन लोग भटक रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता। इनके परिवार के 8 लोग कोरोना संक्रमित हो गए, उसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और जयशंकर बताएंगे आपको कि किस तरह से दिल्ली में, देश की राजधानी में, कोरोना से संक्रमित परिवार संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में घूमता रहा। इतनी देर हो गई कि उनमें से कम 2 लोगों की जिंदगी नहीं बचाई है जा सकती। जयशंकर जी, हमारी पूरी संवेदना है आपके परिवार को जो क्षति हुई है उसके लिए। हम अपनी तरफ से दुख व्यक्त करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में आपको संबल दें और आपको ताकत दें ताकि आप इस दुख को सह सकें। मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। जयशंकर जी, मैं बहुत ज्यादा भूमिका में नहीं जाऊंगा, मैं सीधे ये जानना चाहूंगा कि क्या हुआ, कैसे मौत हो गई, क्यों अस्पताल में वो एडमिट नहीं हो पाए? नहीं, एक तो क्या है, दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो मौजपुर इलाका है उसमें हमारी भतीजी, मतलब हमारे साले की बेटी रहती है। तो उसके ससुर नारायण बर्नवाल, वो रिटायर्ड थे, पंजाब नेशनल बैंक में पहले काम करते थे और रिटायरमेंट के बाद वहीं रहते थे। उनके 2 बेटे, 2 बहुएं और बाकी बच्चे हैं। हरनारायण जी को थोड़ी तकलीफ थी, सांस की और दमा की तकलीफ थी पहले से भी। तो 2 तारीख को उनको थोड़ी सांस लेने में और खांसी आने लग गई, तकलीफ बढ़ गई। तो उनके बच्चों ने जो अगल बगल के डॉक्टरों से राय ली होगी, उन्होंने कहा कि भाई दिखाइए, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाइए, कहीं दिखाइए। अब वो 2 जून से लेकर के 4-5 तक, हमको लगता है 4 जून तक वो भटकते रहे, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी उस हॉस्पिटल में, इधर उधर जाते रहे। लेकिन किस हॉस्पिटल में गए थे वो, जरा मैं जो दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि चीजें चल क्या रही हैं, कहाँ से? नहीं, मतलब वो जो गए होंगे, उसके बाद 4 जून को हमारे संपर्क में आए। हमने उनसे कहा कि भाई देखिए, इसमें लग रहा है कि कोरोना का मामला हो सकता है, तो आप लोग जीटीबी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है उस इलाके में। तो वो लोग जीटीबी हॉस्पिटल गए। जीटीबी हॉस्पिटल में उनसे बातें की, पूछा उनसे कि आप बाहर कहीं गए थे कि नहीं गए थे, आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो उन्होंने बताया अपना कि हम ऊपर अपने कमरे में रहते हैं, जो भी है। तो कहा नहीं, आपको तो बुखार भी नहीं है, आप तो बाहर भी नहीं गए थे, तो आपको कोविड तो नहीं है। तो हम लोग रेफर करते रहे, आप जो है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में चले जाइए। लेकिन मैं यहाँ सवाल एक पूछूंगा कि क्या जीटीबी अस्पताल ने उनका कोरोना का टेस्ट किया या ऐसे ही कह दिया कि नहीं किया, एकदम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो आप बता रहे हैं उस बात से लग रहा है कि आपको कोविड नहीं है। कायदे से उनको जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जांच नहीं की और उनको भेज दिया दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल वो लोग गए तो उन्होंने देखा होगा, जो भी था वहाँ रहा होगा इमरजेंसी में। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमको तो लग रहा है कि आपका कोविड ही केस है, तो आप जीटीबी ही जाइए। तो फिर वो लोग जीटीबी चले आए। जीटीबी वालों ने फिर वही बात दोहरा दी, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोरोना तो आपको एकदम नहीं लगता है, आप राजीव गांधी हॉस्पिटल जाइए। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए, वहाँ से भी उनको लौटा दिया गया। उसके पहले शायद वो हेडगेवार हॉस्पिटल में भी गए थे और भी 1-2 हॉस्पिटल्स में गए। फिर बाद में जब हुआ तो हमने किसी से, हमारे पत्रकार मित्र हैं, अमर उजाला में है, शशिधर पाठक जी हैं, उनसे बात करके संपर्क से निकाला और आरएमएल में उनको कहा गया कि साहब अगले दिन आप सुबह आ जाइए
तो हम उसमें व्यवस्था करेंगे, देखेंगे आपकी। तो वो लोग गए वहाँ पे, आरएमएल में गए। आरएमएल में उनका वहाँ पर भी देखिए टेस्ट नहीं किया किसी ने, मतलब कि कोविड है कि नहीं है ये टेस्ट नहीं किया। बातचीत किया और चेस्ट का एक्सरे किया। तो एक्सरे करने के बाद कहा कि साहब लगता है कि कोविड तो नहीं है आपको, हाँ ऑक्सीजन की कमी लग रही है, तो चेस्ट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपको तो आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा जहाँ वेंटिलेटर हो। लेकिन हमारे यहाँ तो वेंटिलेटर है नहीं, तो हम लोग तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर मनोहर कहाँ भोलिया हॉस्पिटल जो देश का एक बड़ा हॉस्पिटल है, केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। नहीं, आईसीयू में बेड नहीं है, आईसीयू में आपको भर्ती करना पड़ेगा जहाँ वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे यहाँ जनरल वार्ड में तो होगा, लेकिन जनरल वार्ड में आपका इलाज नहीं हो पाएगा, तो हमारे पास बेड नहीं है, तो आप कहीं और जाइए। तो एलएनजेपी हॉस्पिटल गए वो लोग, फिर पंथ हॉस्पिटल गए वो लोग, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने बात करके किसी तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन के यहाँ बात किया, वही सरदार पाठक के ही जरिए बात हुई थी। तो डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री, हाँ स्वास्थ्य, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो उनके कार्यालय से किसी ने सफदरजंग हॉस्पिटल में बात की और वहाँ कहा कि आप चले जाइए, इमरजेंसी में कोई डॉक्टर वरुण होंगे, वहाँ पे जाइए इस कमरे में, और उस कमरे में आपको मिल जाएगा, बातचीत हो जाएगी। उसके पहले ये लोग सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में भी गए, तो वहाँ पर भी देखने के बाद उन्होंने यही कहा कि साहब बेड हमारे पास है नहीं और कोविड तो नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात ये रही कि कोई टेस्ट नहीं करता था, लेकिन हर कोई यही कह देता था कि कोविड नहीं है। तो शाम को लोग जाकर के सफदरजंग में इंतजार करते रहे, डॉक्टर वरुण तो नहीं मिले, लेकिन वहाँ ये बताया गया कि हाँ साहब आपके लिए फ़ोन आया है मंत्री जी के यहाँ से, तो अभी तो कोई बेड है नहीं, आपके लिए स्पेशल बेड का इंतजाम किया जा रहा है। अब वो स्पेशल बेड का इंतजाम कैसे होगा, क्या होगा, ये पता नहीं। तब तक डॉक्टर वरुण जो थे वो अपने घर चले गए, उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। फिर जा करके अब हम लोगों ने बात की, तो कैसे भी एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में देखने को तैयार हो गए लोग। उनको देखा और कहा कि नहीं इनकी हालत तो बिगड़ रही है और ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो उनको वेंटिलेटर पर रख के ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया और रात भर रखा वहीं पे। फिर अगले दिन उनका टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में मालूम हुआ कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। फिर उनको वहाँ से ट्रॉमा सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया और ट्रांसफ़र वहाँ पर भर्ती ले लिया, भर्ती करके रख लिया। और मेरे ख्याल से वो 7-8 दिन या 10 दिन रहे होंगे वहाँ पर, और कुछ पता नहीं चलता था। जब भी कभी कोई फ़ोन करता था तो वो लोग वहाँ से हॉस्पिटल से ही बताया जाता था कि साहब क्रिटिकल है, थोड़ा हाथ पाँव हिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको दिक्कत तो है, वेंटिलेटर पे ही रखा हुआ है। फिर अचानक 16 जून को पता लगा कि उनकी डेथ हो गई। शैलेश, इसके साथ सबसे बड़ी ट्रेजिक स्थिति ये थी कि जब वो मालूम हो गया उनको, 6 जून को जब भर्ती ले लिया, तो हमने ट्वीट करके इस राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, बाकी सबको हमने ट्वीट किया कि हमारे रिलेटिव हैं वो, और वो इस तरह से भर्ती हैं। और उनके घर में भी जब टेस्ट हुआ है तो 8 लोगों की फैमिली, मतलब कुल मिला के 9 लोगों की फैमिली थी इनकी, उसमें से 8 लोग इनको लेकर के कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उनके घर में जितने मोबाइल फ़ोन हैं सब में आरोग्य सेतु का जो सो कॉल्ड एक ऐप चला हुआ है वो डाउनलोडेड है सबके पास। एक आदमी भी, नॉट ए सिंगल मैन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एमसीडी, कहीं से भी कोई उनके घर की तरफ झांकने नहीं आया। उनकी गली को सील करने की जरूरत नहीं समझी किसी ने, उनके घर को सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं समझी किसी ने, उनके घर में लोगों से पूछने की जरूरत किसी ने नहीं समझी कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कहाँ नहीं है, आपको कहीं क्वारंटाइन करना पड़ेगा या कहीं आइसोलेशन में रखना होगा, कुछ भी कोई मतलब नहीं। यानी आरोग्य सेतु पर सारा इंफॉर्मेशन डालने के बाद भी किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। नहीं, जो नंबर था, जो उसमें नंबर दिया था, उस नंबर पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद अचानक जो है, हमको लगता है कि 15 जून के आसपास में हमारी जो भतीजी है, जो हमारे साले की बेटी है, वो, उसको ऐसे कोई पहले कोई बीमारी तो थी नहीं, लेकिन उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग गई और ये क्या नाम है, खांसी की शिकायत हुई। हमने कहा हुआ था कि भाई आप लोग थोड़ा अपने तय जितना हो सकता है आइसोलेशन में और करके मास्क वगैरह लगाइए, बाहर मत निकलिए, जो कुछ भी करना हो करिए, जैसे भी हो, अब कुछ भी हो तो इलाज कराइएगा। और वो बच्ची एक तो डरी हुई थी, हॉस्पिटल जाने से एकदम मना कर रही थी कि हॉस्पिटल का। 40 साल, 40 साल, अभी 40 साल पूरे होने वाली थी। जो हमारी भतीजी ललिता नाम है उसका,
तो अंत में पता लगा कि 16 जून को उसके ससुर की डेथ हो गई। उस दिन उसकी हालत थोड़ा और ज़्यादा बिगड़ गई। फिर उसको किसी हालत में भी लेकर के, उसके न चाहते हुए भी हम लोगों ने बात करके, सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके जरिए बात हुई, तो ये राजीव गांधी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है दिलसाद गार्डन में, उसमें ले जाया गया उसको। शाम को ले जाया गया, शाम को वहाँ पे उन्होंने भर्ती लिया। वो ठीक ठाक थी, बातचीत कर रही थी, बल्कि फ़ोन उस समय जब जा रही थी अंदर हॉस्पिटल के, शैलेश तो बहुत ही कातर स्वर में रोते हुए मुझसे कहा था कि फूफा हम हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते हैं। हमने कहा था कि बेटा देखो और कोई उपाय है नहीं, मतलब डॉक्टरों के पास जा रही हो और बहुत सारे लोग जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव केसेज में और वो ठीक होकर के आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ ले जाई गई। रात 12 बजे 1 बजे करीब बताया गया कि शायद उनकी हालत थोड़ी खराब हो रही है, और सुबह सुबह बुला करके कह दिया गया कि उसकी डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर के किस्सा ये है। अब उसके बाद जो है फिर हमने जब ट्वीट किया और लिखा, इसके बीच में भी हमने 1-2 बार लिखा था, जब ये लोग कह रहे थे कि साहब हमारे ये इंतजाम हो गए हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो हमने लिखा भी था, अरविंद केजरीवाल को भी ट्वीट किया था कि बकवास मत कीजिए, जमीन पर जाके देखिए, सतह पर जाके देखिए हॉस्पिटल्स की हालत क्या है। सभी हॉस्पिटलों में एक ही जवाब मिल जाता है, टका सा मिलता है कि साहब हमारे यहाँ बेड नहीं खाली है, और ये केस कोविड का नहीं है। मतलब कोविड का नहीं है भी है केस, तो आप उसको सुनवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मान लीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो भी नहीं। फिर उसके बाद भी मतलब आप देखिए ये सब हो गया, तब जाकर के जब बहुत सारे ट्वीट हुए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई एक उनका ऐप है या क्या है, निर्माण भवन में बैठते हैं लोग, उनका एक फ़ोन आया किसी का कि साहब आपके यहाँ ऐसा ऐसा सुना है, ऐसा है, हमारी कोई मदद हो तो बताइए, तो हम आपके लिए मदद में हाजिर। हमने कहा आप लोग जमुना में डूब जाइए अगर मौका मिल जाए तो, कोई पानी अगर वहाँ दिखाई दे तो, क्योंकि आप लोगों का जो व्यवस्था है वो तो एकदम नंगी हो चुकी है, कहीं कुछ है ही नहीं है, कहीं कोई काम नहीं, कहीं कुछ इलाज नहीं है। अब जिसके पास पैसा है वो तो मैक्स हॉस्पिटल में चला जाएगा। अब आप बताएं शैलेश कि उसी कि दिन मैं यहाँ इंटरप्ट करके ये कहूँ कि बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा है, बल्कि बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन अपना घर का सामान, जमीन, मकान बेच के प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होना चाहते हैं। असलियत ये है कि जो मेरे पास सूचना है वहां भी बेड की स्थिति बहुत खराब है, बेड नहीं मिल रहा है, वहां भी भर्ती नहीं हो पा रहे हैं लोग। तो ये तो एक चीज थी। मैं, आप पत्रकार हो, मैं आपसे एक कुछ इससे इतर बात करना चाहूंगा कि जब दुनिया भर में जब जहां कहीं भी लॉकडाउन किया गया तो करीब करीब 60 दिन तो हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन में ही थे, कहीं कहीं थोड़ी आंशिक ढील दी गई थी, और अब तो काफी दिन हो गए हैं। तो लॉकडाउन का एकमात्र मकसद होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलाज से संबंधित जो चीजें हैं, उनको बेहतर किया जाए। अब उसमें बेहतर क्या करना था, अगर हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत थी तो बेड बढ़ाए जाए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बेड बढ़ा दोगे तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे, नर्सेज कहाँ से आएंगी, इसका कोई इंतजाम। तो इस पूरे अनुभव के दौरान जब आप गुजरे, तो क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन का इस्तेमाल इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर किया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो? नहीं, देखिए दिल्ली में तो फिर भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो सेंटर के हैं, लेकिन बाकी पूरे देश का आप देखिए तो कभी भी हमने स्वास्थ्य और चिकित्सा पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। हॉस्पिटल्स जो भी बने या मेडिकल कॉलेज भी जो भी बने वो प्राइवेट बने, दुकानें बनी, मतलब सरकारी हॉस्पिटल सरकारी चिकित्सा पे तो कभी हमने। ये कोरोना पीरियड की बात कि कोरोना पीरियड में जो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए था, चाहे जैसे भी हो। हमने चीन में जहां जहां से कोरोना की शुरुआत हुई, हमने देखा कि उन्होंने 7 दिनों में एक 10,000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, और वो 2 महीने के बाद हॉस्पिटल बंद भी हो गया क्योंकि उसमें उनके यहाँ उतने पेशेंट नहीं बचे। मतलब आपको लगता है कि दिल्ली में या देश के किसी भी हिस्से में कहीं कोई इस तरह की कोशिश हुई? नहीं नहीं, सबसे रोज अखबारों में तो पढ़ते हैं हम, या घोषणाओं में तो देखते हैं हम कि साहब वो छतरपुर के पास कितने 1000 एकड़ में कुछ बनाया जा रहा है, और आनंद विहार में कितनी रेलगाड़ियां हैं, उनको आपने बना लिया, हॉस्पिटल बना दिया है, कोरोना सेंटर बना दिया है, उसमें इलाज होगा, रखेंगे। ये सारा कुछ तो हो रहा है, लेकिन जो अनुभव है, जो भी लोग मिलते हैं बताते हैं कि साहब एक ही जवाब मिलता है कि साहब हमारे पास तो बेड ही नहीं है, हमारे पास आपके लिए है नहीं। पैसा अगर है, मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए हमारे बगल में जहाँ हम रहते हैं यहीं पे मैक्स सुपर हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटल है, उनके यहाँ हमारे एक परिचित हमारे अपार्टमेंट में ही रहते हैं, हमारे उनके रिलेटिव्स आगरा से आए, उनके सास ससुर थे, उनको यहाँ पे दिखाया गया, 2 दिन यहाँ उन्होंने रखा मैक्स में। उसके बाद कहा गया कि नहीं साहब लगता है कि कोरोना हो सकता है, तो उनको फिर साकेत ले जाया गया। उस समय तक यहाँ मैक्स में इलाज नहीं होता था कोविड का,
मैक्स ले जाया गया। मैक्स के बताया गया कि पर डे का आईसीयू में रखने का 1.25 लाख रुपए का बिल होगा। कुल मिला के पैकेज 14-15 लाख रुपए का तो पैकेज बन रहा था। तो खैर 3-4 दिन बाद ही उनका निगेटिव आ गया था टेस्ट में, तो वो लोग अपना निकाल के लेके आ गए थे। तो लेकिन इस तरह से अभी हमारे एक और रिलेटिव थे, आप जानते होंगे उनको, वीरेंद्र कुमार बर्नवाल आईआरएस थे, वो इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर थे बम्बई के, और बहुत बड़े लेखक, साहित्यकार, अनुवादक हैं, हिस्टोरियन है, जिना पे उन्होंने किताब लिखी थी, बहुत प्रचलित हुई थी। वो भी वही यही मैक्स में भर्ती हुए थे। मैक्स जो पटपड़गंज में हमारा है, वहाँ वो कोविड के ही लिए भर्ती हुए हैं। उनको भी हालांकि पार्किंसंस थे और भी डिजीज थे। 13 जून को यहीं पे उनका भी निधन हो गया, इसी अस्पताल में हो गया, मैक्स में ही हो गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, टेस्टिंग हो नहीं रही है। अब सबसे बड़ी जो आप बात शुरू कर रहे थे, ये सभी सरकारें अपना चेहरा जो है छिपाने में लगी हुई हैं, ताकि ये बदनामी ना हो कि हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा हो जा रहे हैं। और मीडिया का रवैया भी आप देखिए, रोज हेडिंग्स आएंगी टीवी पर या अखबारों में कि महाराष्ट्र में इतने केसेस बढ़ गए, बगल के गुजरात में कितने बढ़ गए, नहीं बढ़ गए, वहाँ कितने मौतें हो रही हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे आप। गुजरात की सरकार ने तो हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट कराएंगे तो गुजरात में 70% आबादी जो है हमारी वो कोविड पॉजिटिव निकल के आ जाएगी। तो आप इसलिए टेस्ट नहीं करा रहे हैं, यानी लोगों के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में वहाँ के सीनियर आईएएस, हाँ बोलिए जी। नहीं, मैं आपको सिर्फ बीच में एक बात कहूँ कि अगर सरकार की ये सरकार जो है पूरी तरह से नासमझ है। अगर 60%, 50% की आबादी इन्फेक्टेड हो जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो प्राप्त हो जाएगी, और ये जो संकट है जो इतना विशाल दिखाई देता है वो खत्म हो जाएगा। स्वीडन एक अकेला देश है जिसने तय किया कि केवल हर्ड इम्यूनिटी जो है वही हम लागू करेंगे। उन्होंने सीमाओं को बंद नहीं किया, ना कोई लॉकडाउन किया, सिर्फ एहतियात के लिए कुछ चीजें जारी कर दी कि किस उम्र के लोग, किस तरह के लोग बाहर नहीं आएंगे, आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे। और दो तीन काम होते हैं वो उन्होंने बताया कि मास्क जरूर लगाएं, हैंड वॉश करें, और सोशल डिस्टेंस, मतलब एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम 1 मीटर या उससे ज्यादा 2 मीटर की दूरी रखें। आज स्वीडन में लगभग कंट्रोल में है। भारत में तो स्थिति ये हो गई है कि लोगों को, एक तो मुझे लगता है कि इतना आतंकित कर दिया गया है, डरा दिया गया है कि वो कोरोना के भय से भी जो है वो एक तरह से उस बीमारी से जो फाइट करने की जरूरत होती है वो नहीं कर रहे हैं। आप इसी संदर्भ में आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, जरा उसको भी बताएं। दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे हम गाजीपुर में रहते हैं, तो बहुत सारे मजदूर, प्रवासी मजदूर जो है हमारे घर की तरफ से ही होकर के जाते थे। तो हम कई बार लोगों से पूछते थे कि भाई आप लोग ऐसा क्यों जा रहे हो, यहाँ दिल्ली में तो काम मिल सकता है, आज नहीं तो कल लॉकडाउन खत्म होगा। तो उसमें से कई लोगों ने कहा कि साहब देखिए ऐसा है कि हम लोग यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, और पता लगा कि अगर कोई बीमारी हमको हो गई या मान लो कोविड भी हो गया तो कौन हमारी देखरेख करेगा, कौन हमको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। यहाँ तो सब लोग छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, डर के मारे भाग जाएंगे, और कम से कम गांव चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, तो हमारे रिश्तेदार मित्र जो हैं कोई ना कोई हमको डॉक्टर अस्पताल या कम से कम मर भी जाएंगे तो अपने लोगों के बीच बीच। तो ये जो डर बन गया, एक जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो हवा खड़ा कर दिया गया, उसके चलते भी लोग भाग रहे थे, छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। और हमारे यूपी में भी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जो भी बंबई से आ रहे हैं लोग वो 75% कोरोना पॉजिटिव, या फिर जो अपने क्या नाम है दिल्ली से आ रहे हैं वो 60% कोरोना पॉजिटिव हैं, अन्य राज्यों से आ रहे हैं वो भी 20-25% लोग कोविड पॉजिटिव हैं। तो अब इस तरह की बातें जब होने लग जाएंगी, टेस्ट सबसे अधिक कहाँ, सबसे कम कहाँ हो रहा है, यूपी और बिहार में हो रहा है। जब टेस्ट ही नहीं होगा तो अब यूपी के देखिए जी, हेलो, मतलब टेस्टिंग नहीं हो रही है, कोई वो नहीं आ रहा। हाँ, मगर यूपी के सीनियर आईएएस रहे हैं, रिटायर्ड हैं, सूर्य प्रताप सिंह, एसपी सिंह, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ आईएएस अफसर माने जाते हैं। उन्होंने इस पर सवाल खड़ा कर दिया, अपने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के, उनसे पूछ लिया कि भाई टेस्ट सैंपल तो आ रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आ रही है, क्यों, क्या वजह है। अब इस पर उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। अब उनके खिलाफ एक जगह नहीं, बल्कि हमको लगा कि यूपी में कई कई जिलों से, कई कई जगहों से उनके खिलाफ मुकदमे हो गए, दर्ज करा दिए गए। तो अब वो बार बार यही कर रहे हैं कि नो टेस्ट नो कोरोना, मतलब यही हो गया कि आप टेस्ट ही नहीं कराइए तो फिर कोरोना नहीं है। और ये सिर्फ यूपी और बिहार, मतलब 2 राज्य ऐसे हैं।
आबादी के अनुपात में अगर आप देखिएगा तो सबसे कम टेस्ट जो है बिहार और यूपी में ही हुए हैं। तो जब टेस्ट ही नहीं होगा, जब रिपोर्ट ही नहीं आएगी, तो फिर इलाज किस बात का आप कैसे करेंगे? बिल्कुल सही तो सही सबसे बड़ी बात, हम इस प्रोग्राम को यही खत्म करेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए। पहली चीज ये कि टेस्टिंग नहीं हो रही है और उसके चलते ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बहुत ज्यादा लोग संक्रमित नहीं है। वास्तविकता ये है कि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, और सिर्फ महाराष्ट्र का नाम लेने से नहीं होगा, गुजरात में भी फैल रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकारें जितना भी दावा करती हूँ, अस्पतालों में बेड नहीं है और रोगियों को रखा नहीं जा रहा है, और ऑक्सीजन जो एक बहुत ही साधारण सुविधा है वो भी बहुत जगहों पर प्राप्त नहीं है, बहुत कम रोगियों को प्राप्त हो पा रहा है। इसी तरह से जो उनके भीतर, जो आम लोग हैं, उनके भीतर अवेयरनेस क्रिएट करके उनको खुद घर में रोग से फाइट करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, वो भी नहीं रहा। लॉकडाउन तो फेल हुआ ही, लोगों की बाकी मुसीबतें भी बढ़ी, और उसके साथ साथ जो है हमारे जो जीवन का नुकसान हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। जयशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुख की घड़ी में, इस कठिन समय में आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आपको इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार आपको। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज बस इतना ही, लेकिन satyhindy.com पर लॉग इन करके आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आप जो भी उचित समझते हो, आप हमारे विचार से सहमत नहीं हो तो भी अपनी राय वहां रख सकते हैं। कृपया शालीन भाषा में लिखें। आपके अगर धमकी देते हैं और गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम बता देंगे, हम बिल्कुल। satyhindy.com जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो माध्यम है उस पर उपलब्ध है। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के आखिर में आपको डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, आप उसे दबाइए, और अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग करें। इस समय, इस कठिन समय में ईमानदार पत्रकारिता को आगे ले जाना आसान नहीं है, और उसमें अगर आपकी भागीदारी होगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।